हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारे डेली के क्वेश्चंस हम करते हैं, तो आज हम वही करेंगे। बायोटेक के सेकंड चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले वाले एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं 11 चैप्टर के कल वाली वीडियो में, और उसके साथ साथ इससे पहले के जो भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ भी हम कर चुके हैं, वो सारे एमसीक्यूज़। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम कर चुके हैं। तो मैं डेली 10 वाली प्लेलिस्ट में सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, वहाँ से जाके तुम कर सकते हो। तो पहले ही एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, देन वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, पीजीआई के बारे में कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है, होगा या नहीं होगा, और फिक्स डेट क्या है, इस साल होने भी वाला है या फिर ये ईयर वेस्ट हो जाएगा। एवरीथिंग हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विद द श्योरिटी। तुम्हारे सारे डाउट्स जो है वीडियो को लास्ट में क्लियर कर दूँगी। तो उसके लिए तुम्हें पहले एमसीक्यूज़ कर लेने हैं, बिकॉज डेली का रूटीन अपना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए एमसीक्यूज़ का। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देन मैं तुम्हारे सारे जो भी डाउट्स हैं, जो डेली यहाँ पे तुम्हारे जो डाउट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दूँगी मैं इसके रिगार्डिंग। बिकॉज इसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि इस मॉर्निंग वाली वीडियो में ही हम इंक्लूड कर दें थोड़ा सा। तो पहले हम एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, देन हम तुम्हारे ये डाउट क्लियर कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। कौन सा बेनिफिट नहीं है ट्रांसजेनिक एनिमल का। तुम्हें पता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं एंड उनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन से बेनिफिट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, या फिर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन टू प्रोड्यूस द यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसके एडवांटेजेस होते हैं कि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कुछ नया ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज़। मान लो लेट्स सपोज कि हमारी जो डिजीज़ है उसके लिए न्यू ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए वेरियस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से हम वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके लिए न्यू ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसके साथ साथ हम टेस्टिंग कर सकते हैं द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, कि ये वैक्सीन कितनी हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम टेस्टिंग कर सकते हैं, और यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो मेनली ये जो हमारी डिजीज़ होगी उसके रिगार्डिंग होगा, कि मतलब डिजीज़ के ट्रीटमेंट से रिलेटेड ज़्यादा होगा, वैक्सीन से रिलेटेड एंड जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनने हैं उनसे रिलेटेड। बट ये यहाँ पे इसका एक बेनिफिट नहीं होता कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़, हम इसे डिजीज़ डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, GEAC स्टैंड फॉर, GEAC किसके लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ पे तुम्हें को 4 ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें। जीनोम इंजीनियरिंग एक्शन कमेटी के बारे में, ग्राउंड एनवायरमेंटल एक्शन कमेटी के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के बारे में, या फिर जेनेटिक एनवायरमेंटल अप्रूवल कमेटी के बारे में। तो GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है, और NCERT में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज़ रिगार्डिंग अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन इज़। अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, एक एंटासिड है, एंजाइम है, या फिर यूज टू ट्रीट द आर्थराइटिस, या फिर यूज टू ट्रीट द एम्फाइसीमा। तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन के बारे में तुम आगे जाके हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। तो ये यूज़ होता है टू ट्रीट द एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें हम, दैट इज़ रिगार्डिंग ए प्रोब विच इज़ ए मोलिक्यूल यूज टू लोकेट द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन मिक्सचर ऑफ DNA एंड RNA कुड बी। यहाँ पे पूछा है कि तुमने प्रोब के बारे में तो सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। विच इज़ अ मोलिक्यूल यूज टू लोकेट द स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो बताता है कि सीक्वेंस DNA और RNA मोलिक्यूल का सीक्वेंस जो है क्या होता है। तो प्रोब के बारे में क्वेश्चन है कि प्रोब क्या हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA हो सकता है, या फिर आइदर DNA और RNA दोनों हो सकता है, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बट नॉट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो इसके बारे में पूछा है तुमसे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है कि जो अपना प्रोब होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला आ जाने वाला है, एंड इसके साथ साथ सेकंड वाला भी आ जाने वाला है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें,
दैट इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन बॉडी इज़। तो यहाँ पे साइट ऑफ प्रोडक्शन एडीए की अपनी प्रोडक्शन की साइट के बारे में पूछा गया है। तो एरिथ्रोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स या फिर ब्लड प्लाज्मा या फिर ओस्टियोसाइट्स। तो मैंने तुम्हें काफ़ी बार बताया है कि जो लोकेशन कहाँ से प्रोड्यूस होगा एंड क्या एक्शन होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी हार्मोन का, तो इन चीज़ों को तुम याद रखा करो, किसी भी एंजाइम का। तो ये चीज़ें काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो एडीए का प्रोडक्शन के बारे में पूछा है। तो एडीए जो होगा वो लिम्फोसाइट में प्रोड्यूस होता है, साइट ऑफ प्रोडक्शन लिम्फोसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, प्रोटॉक्सिन इज़। प्रोटॉक्सिन क्या होगा, ए प्रिमिटिव टॉक्सिन होगा या फिर डीनेचुरेटेड टॉक्सिन होगा या फिर टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द प्रोटोजोआ, क्या होने वाला है। तो एक जो प्रोटॉक्सिन होगा, एक प्रो का मतलब ही होता है इनएक्टिव, ठीक है। टॉक्सिन मतलब कि टॉक्सिन, या मतलब इसका हो गया कि एक इनएक्टिव टॉक्सिन है। उसके बारे में वेरियस तुम्हें प्रो एंजाइम वगैरह भी देखने को मिलते हैं। प्रो एंजाइम का मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम जो होता है, जो अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। तो इनको कुछ को तुम्हें याद रख लेना है, जैसे जो भी सुफिक्स प्रीफिक्स होते हैं इनका तुम्हें ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन को तुम ईजिली यहाँ पे सोल्व कर पाओगे। पैथोफिजियोलॉजी इज़। पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे क्या होती है, इज स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ पैथोजन या फिर स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो पैथोलॉजी होगा, मैं तुम्हें बता दूं, तुम हायर स्टडीज़ में इसके बारे में पढ़ोगे। तो पैथोलॉजी होता है कि डिसीज़ के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी होता है कि कंप्लीट प्रोसेस हमारी क्या रहने वाली है, कि जो हम मतलब कि हमारा एंटीजन होस्ट में जा रहा है तो उसमें क्या क्या अल्ट्रेशंस होंगे, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कि पैथोफिजियोलॉजी, लेट्स सपोज कि हम बोल रहे हैं कि कोविड हो गया, तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होने वाली है, कंप्लीट वो एंटर करेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक में, लंग्स में जाएगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा वगैरह वगैरह, जो कंप्लीट है उसको हमें बोलेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ द टॉक्सिन ऑफ द बेसिलस थ्रिंजेनेसिस इज। उस ट्रिगर के बारे में बात की है, उस ट्रिगर के बारे में पूछा गया है जो एक्टिवेशन करता है ऑफ टॉक्सिन ऑफ बेसिलस थ्रिंजेनेसिस। तो इसके बारे में हमने क्रैश कोर्स में भी डिस्कस किया था कि बेसिलस थ्रिंजेनेसिस के लिए ट्रिगर कौन सा होता है। ट्रिगर वो एजेंट मान सकते हो तुम, कोई भी कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है, वो जो एनीथिंग का एक्टिवेशन करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिलस थ्रिंजेनेसिस के बारे में पूछा है, तो उसको कौन एक्टिवेट करवाने वाला है, एसिडिक पीएच या फिर हाई टेम्परेचर या फिर एल्कलाइन पीएच ऑफ गट या फिर मैकेनिकल एक्शन इन द इंसेक्ट गट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो होगा एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट की वजह से जो बैसिलस थ्रिंजेनेसिस होगा वो एक्टिवेशन फॉर्म में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज 9th, द गोल्डन राइस इज। गोल्डन राइस क्या होगा, ए वैरायटी ऑफ राइस अलोंग विद द येलो रिवर इन चाइना। एक राइस की वैरायटी है ये, अलॉन्ग विद द मतलब येलो रिवर इन चाइना, इसके साथ या फिर लॉन्ग स्टोर्ड राइस है हैविंग द येलो कलर्ड टिंट। ये ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग टाइम से स्टोर किया हुआ राइस है, या फिर एक ट्रांसजेनिक राइस है हैविंग ए जीन फॉर द बीटा कैरोटीन, या फिर वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस विद द येलो कलर्ड ग्रेन। तो इसके बारे में हमने चैप्टर में किया था और एनसीईआरटी में भी इसके बारे में कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो एनसीईआरटी पढ़ें इसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं तुम्हें बता देती हूँ, गोल्डन राइस एक राइस था जो ट्रांसजेनिक राइस है हैविंग द जीन फॉर द बीटा कैरोटीन, उसके पास जीन है बीटा कैरोटीन के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज इन द आरएनएज जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग। इन आरएनएज के बारे में अगर हम बात करें तो जीन्स होंगे वो साइलेंस्ड यूजिंग, किसकी हेल्प से हम उनको साइलेंस्ड करते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसका करेक्ट आंसर आने वाला है डबल स्टैंडर्ड आरएनए की हेल्प से हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज़ ऑल द बायोलॉजिकल
जो भी बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस होंगी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। सो वो सारी कौन सी हैं जो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं? एपीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो इसके बारे में बात करें तो तुमने इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? जैसे तुमने पढ़ा होगा कि फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब तुम ये लगा सकते हो कि जो यील्ड इंक्रीज़ करते हैं फार्मर्स, ठीक है, तो ये फार्मिंग से रिलेटेड होगा। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ये भी फार्मिंग से और इसके साथ साथ फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर और क्रॉप प्रोडक्शन से, फूड प्रोडक्शन से इनको इंक्रीज़ करने के लिए होगा, करने लिए होगा। बट एपीकल्चर के बारे में बात करें तो एपीकल्चर जो होगा वो फूड प्रोडक्शन के इंक्रीमेंट में नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर ये आने वाला है। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या आता है वही क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इंक्लूड द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या फिर आरएनएज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एग्रीकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होती है जिसमें हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं एंड यील्ड को इंक्रीज़ करने की हम कोशिश करेंगे या फिर इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो उसको बोलेंगे एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट वाला आ जाने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, that is regarding golden rice. Golden rice developed through the transgenic approach is the enriched with। golden rice हमने डेवलप किया थ्रू द ट्रांसजेनिक अप्रोच, ठीक है। मैंने प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने देखा कि गोल्डन राइस जो होगा वो एक ट्रांसजेनिक, ठीक है, राइस है। तो हमने ट्रांसजेनिक अप्रोच से इसको बनाया। इज एनरिच्ड विद, इसमें क्या ज़्यादा होता है, क्या क्वालिटी होती है इसकी? हाई लाइसिन होता है या फिर मिथायोनिन होता है इसमें, या फिर हाई ग्लूटेन होता है या फिर हाई विटामिन ए का कंटेंट होता है। ये इतना फेमस है क्यों? तो इसके फेमस होने का रीज़न है कि इसमें हाई विटामिन ए के कंटेंट्स जो हमें देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज़ गोल्डन राइस इज़ येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 15, ठीक है। गोल्डन राइस जो होगा येलो होगा कलर में, किसकी प्रेजेंस की वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द राइबोफ्लेविन, बीटा कैरोटीन, विटामिन B1 या फिर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मटेरियल। तो इसके बारे में अभी हमने देखा कि इसमें गोल्डन राइस जो होगा हमने देख लिया कि किस में रिच होगा। ये इसके साथ साथ अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि येलो कलर किसकी वजह से होगा, तो इसमें येलो कलर होगा बीटा कैरोटीन की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर बीटा कैरोटीन आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट द फर्स्ट ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड प्लांट कॉमर्शियली रिलीज द इंजेंडिया इज। जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है जो यहाँ पे रिलीज़ करने वाला है इंजेंडिया को? तो गोल्डन राइस या फिर बीटा ब्रिंजिल है, बीटा कॉटन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीटा कॉटन। इसको भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया डेली के क्वेश्चंस। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, पीजीआई के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो कब तक होने वाला है ये सब डिस्कस करेंगे अभी। तो मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड अगर हो जाते हैं स्टूडेंट, अगर इस टाइम तक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो तो नॉर्मली भी पीजीआई के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे तुम देख पाओगे कि लगभग जो यूनिवर्सिटीज़ होंगे उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म 6 मंथ में निकल जाएंगे, फिर 7th में निकल जाएंगे। बट इनका जो है ऑलमोस्ट वैसे ही 8th मंथ में निकलता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो वैसे ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ये टेंशन होने लगती है कि क्या पता एग्ज़ाम हो चुका हो या फिर क्या पता एंट्रेंस एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हों, हमें नहीं पता चला हो। तो ये यूनिवर्सिटी वैसे ही हर बार जो है लेट एडमिशन करवाती है 1-2 मंथ। तो हर बार वैसे नॉर्मली भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये टेंशन रहती है कि पता नहीं एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके होंगे या नहीं निकल चुके होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका होगा। ये सबके साथ होता है। अगर तुम पीजीआई में एडमिशन लेना चाहते हो, ऑलमोस्ट एंट्रेंस के नीट के लिए तो फिक्स होता है बट इस एंट्रेंस के लिए ज़्यादा फिक्स नहीं होता है। तो वैसे भी हमेशा लेट ही रहता है इनका। बट इस बार जो है तुम देख पा रहे होगी कि नवंबर में जाने को है एंड अभी तक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो यार कुछ बोल नहीं सकते, इनका अपना ही अलग रूल है हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने का। जैसे कि हम तुम्हें अपडेट देते रहते हैं तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिए हैं एंड किसी ने मतलब जिसने रिलीज़ कर दिए हैं बट किसी के एग्ज़ाम नहीं, उनकी डेट एक्सटेंडेड है। तो बट इस यूनिवर्सिटी का अभी तक कुछ नहीं है। बट इन्होंने जो यहाँ पे मैंने बताया था तुम्हें सितंबर में इन्होंने कंप्लीट प्रोसीजर रिलीज़ किया था। तो ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, बट तुम्हें
वेट करना पड़ेगा। वेट करने के अलावा तुम अभी कुछ नहीं कर सकते हो। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। एंड एग्ज़ाम तो होगा तुम्हारा, इस साल ही होगा, और इससे ज़्यादा कुछ सिंपैथी मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल सकती हूँ कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, बिकॉज़ ये यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट सेकेंड जो ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऐसा ही बोल रही थे कि अगस्त में पेपर ले लेंगे, देन यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में ले लेंगे, नेक्स्ट मंथ में ले लेंगे। तो ऐसा कोई श्योर नहीं है इनका। अभी तक टाइम टेबल जो है इन्होंने अभी तक रेडी नहीं किया है, जो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज़ हैं उनके रिगार्डिंग। बट यहाँ पे जो मतलब कि जैसे एमफिल वगैरह के रिगार्डिंग इन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। पोस्ट ग्रेजुएट का अभी तक करा रहे हैं, तो अंडर ग्रेजुएट का कुछ बोल नहीं सकते। फिक्स डेट अभी तक कुछ पीजीआई में भी किसी को नहीं पता है। जब तक फिक्स डेट नहीं हो जाती, प्रॉपर टाइम टेबल यहाँ पे वो नहीं हो जाता, तो कोई नहीं बोल सकता कि कब होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। बट इस बात की श्योरिटी है कि एग्ज़ाम होने वाला है। एंड बस यही तुम्हें बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा टेंशन ना लें। जब भी यहाँ पे डेट आएगी मैं तुम्हें बता दूँगी चैनल के थ्रू। इसी वजह से तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलो, बस टेंशन नहीं लेने का है। रोज़ रोज़ तुम कमेंट करते हो, मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट, बट क्या करें, तुम्हें कुछ बोल नहीं सकते हैं। अभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नवंबर में हो जाएंगे, दिसंबर में हो जाएंगे। बातें आ रही थी, पहले बोल रहे थे कि यहाँ पे इस समय तक हम कर देंगे, नवंबर तक। बट जो उनका टाइम टेबल होगा वो लगातार चेंज होता रहता है। तो अभी के लिए कुछ अपडेट नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, बाकी कुछ नहीं बोल सकते कब जब भी होगा। बट ये श्योर है कि दिसंबर में होने वाला है, बिकॉज दिसंबर से लेट नहीं होगा, वरना ये तो ईयर ही चला जाएगा। बट दिसंबर में हो जाएगा, इस बात का तुम ऑलमोस्ट 100% मान सकते हो। दिसंबर से लेट यहाँ पे नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ईयर पे बात नहीं जाएगी, इस ईयर हो जाएगा, तो इसकी चिंता नहीं लेना है। अगर तुमने कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो भी टेंशन नहीं लेने का है। एंड बट प्रिपरेशन करते रहो, कि हो सकता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाए 1-2 दिन में, एंड तुमने प्रिपरेशन नहीं की हो तो मुश्किल आ सकती है तुम्हें। बट मैं यही बोलूँगी अपनी प्रिपरेशन रेगुलर रखो। जिस स्टूडेंट की यहाँ पे तैयारी होगी, एग्ज़ाम तो ये होने वाला है 100%, तो जिस स्टूडेंट की तैयारी होगी वो तुरंत सिलेक्शन ले पाएंगे, तुरंत सिलेक्शन करवा पाएंगे, अच्छे मार्क्स वो गेन कर पाएंगे। तो लास्ट में यही बोलूँगी कि प्रिपरेशन जो है तुम यहाँ पे अपनी 100% रखो। एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होने वाला ही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। लगातार अपडेट्स पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ।